हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 5 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो एनिमल होते हैं उनकी चाल कैसे होती है। जंतुओं में चाल के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए वन बाय वन करके हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। पहले हम अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सुना है अर्थवॉर्म क्या होता है? केंचुआ। केंचुए के बारे में पढ़ेंगे। केंचुआ जो होता है वो किसानों का मित्र होता है। आप जानते होंगे, आपने कभी देखा भी होगा, अगर आप खेत पे गए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने केंचुए को ज़रूर देखा होगा। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। आपको करना क्या है, आप जब कहीं पर अगर आप इसको देखते हैं तो आपको उसका निरीक्षण करना है। इसे पकड़कर एक स्याही सोख फिल्टर पेपर पर रखिए। केंचुआ आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे आप पकड़ सकते हैं। तो उसको पकड़कर आपको करना क्या है, उसके ऊपर उसको रखना है। ठीक है, इसे पकड़कर एक स्याही सोक फिल्टर पेपर पर रखना है। इसकी गति का प्रेक्षण करना है। फिर आपको उस फिल्टर पेपर पर रखना है और देखना है कि वो गति कैसे करता है, और वो जो गति करता है उसकी गति का परीक्षण करना है। ठीक है, उसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी, टुकड़े, टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए। अब आपको करना क्या है, केंचुए को लेना है, किसी चिकनी सतह पर रखना है। यह चिकनी सतह पर, जैसे कि पट्टी का टुकड़ा हो गया, टाइल्स हो गई, इन पे आपको उसे रखना है। ठीक है, फिर इसकी गति का प्रेक्षण करना है। क्या ये चिकने पृष्ठ पर चल पाता है? पहले आपने इसे किस पर रखा था? शाही सोक फिल्टर पेपर पर रखा था, जो कि खुरदुरा होता है। उस पर ये चल पाता है, या फिर जो टाइल्स पर हम इसे चलाएंगे उन पर ये चल पाता है? तो आइए देखेंगे। आइए देखते हैं कि इसकी गति किस प्रकार होती है। अब दोनों कंडीशन में हम इसकी गति का प्रेक्षण करेंगे। क्या ये गति पेपर पर कछुए की गति से भिन्न है? जो टाइल पर कछुआ चलता है और जो पेपर पर चलता है, दोनों की गति में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, ऊपर की दो सतह में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है? जो ऊपर दो सतह हमने बताई, एक खुरदरी एक चिकनी, दोनों में से किस पर केंचुआ चल सकता है? तो देखते हैं यहाँ पर केंचुए की गति। इसको जूम करेंगे थोड़ा। अब देखिए, केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से काटकर, जो केंचुआ होता है ना, उसका शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। आपने देखा भी होगा, केंचुए में बहुत सारी रिंग सी नजर आएंगी आपको, ऐसे गोल गोल सर्कल से। मैं डायग्राम दिखाती, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, तो मैं अभी ऐसे ही आपको, यहाँ देखिए, अभी जो चित्र है इसमें से राउंड 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 ऐसे दिख रहे होंगे आपको। ये होते हैं छल्ले, अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। उसके बाद आप देखिए, केंचुए के शरीर में हड्डियां नहीं होती। तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि जो केंचुआ होता है उसमें हड्डी नहीं पाई जाती, परंतु इसमें मसल्स होती है। मसल्स, पेशियां, जो पेशियां होती है नाजुक सी, वो पाई, जैसे आपके कान में पेशी होती है, वैसे इसमें पेशियां पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो शरीर के घटने और बढ़ने में सहायक होती है। आपने देखा होगा, ये आगे से चलता जाता है और पीछे से ऐसे लगता है जैसे सिमेट रहा है जगह को। जब कभी आपने इसको चलते देखा ही होगा, आई होप आपने इसको चलते हुए देखा होगा। तो ऐसे समेटता सा है, मतलब शरीर को घटाता है, आगे से बढ़ाता जाता है, पीछे से लगता है कि जैसे सिमट सा रहा है। ठीक है, तो ये जो पेशियां होती है ना, वो इसके शरीर को घटाने और बढ़ाने में सहायता करती है। चलने के दौरान, यदि हम बात करें चलने की, तो चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को, जो पीछे का भाग होता है ना, उसको भूमि से जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। ये करता क्या है, पीछे से जो सरफेस होता है उसको पकड़ लेता है और आगे से अपने भाग को जो है फैलाता है। इसके बाद वे अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है, वे अग्र भाग को फैलाता जाता है और इसके बाद वे आगे के भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग जो होता है उसको स्वतंत्र छोड़ देता है। पहले वो क्या करेगा, जब वो चलेगा तो पीछे का जो उसका बॉडी पार्ट है उससे सरफेस को पकड़ेगा और आगे के हिस्से को फैलाएगा। फिर सेकंड क्या करेगा, एंड देन वो क्या करेगा, जो अपने आगे का पार्ट है उसको, उससे जमीन को पकड़ेगा और पीछे का जो पार्ट है पश्चिम भाग को स्वतंत्र कर देगा। ठीक है, समझ आया? इसके पश्चात ये शरीर को संकुचित करता है। संकुचन समझते हो, सिकुड़ता है। ठीक है, संकुचन करता है तथा पश्चिम भाग को आगे की ओर ऐसे खींचता है। आपने देखा ही होगा, आप उसको देख के समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है। आगे आगे बढ़ता जाता है और पीछे से लगता है जैसे उसके टुकड़े से हो रहे हों। इससे वे कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया, एक मिनट,
केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ता है। भाई ये करता क्या है, जो खेत होते हैं उनको पोला करता है, जिससे होता क्या है, हमारी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर तक जाता है। तो ये किसानों का मित्र, साथ ही ये जो केंचुआ होता है, ये जो मतलब ऐसे कीड़े मकोड़े से उनको भी खाने का काम करता है। तो आइए देखें, इसको बार बार दोहराते हुए मिट्टी में आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। ये अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बाल जैसी आकृति होती है, सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। अब देखिए, जो केंचुआ होता है वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसे क्या करता है, पोला बना देता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। मैंने कहा था ना कि ये किसानों का मित्र होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। ठीक है, तो हमने केंचुए की गति के बारे में पढ़ा कि भाई ये कैसे गति करता है। आगे हम देखेंगे घोंगा। घोंगा आपने सुना होगा, स्नेल, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, कहीं सुना ही होगा कभी कभी, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्रियाकलाप। तो किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन करना है। आपको क्या करना है, कहीं बगीचे में जाओ तो वहाँ पर आपको घोंगा दिख जाए तो उसका अवलोकन करना है। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचनाएं देखी है। पहले इसका डायग्राम देखो, ये यहाँ पर ऐसा होता है, स्नेल या घोंगा, ये स्नेल या घोंगा इस टाइप से होता है। ठीक है, क्या आपने इसके पीठ पर गोल गोल संरचनाएं देखी है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये दिख रही है, ऐसे 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 ऐसे। इसे कवच कहते हैं और ये घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु ये हड्डियों का बना नहीं होता। ये कवच एकक होता है और ये घोंगे को चलने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता। जो इसका जो कवच होता है ना, वो हड्डियों का नहीं बना होता। पहली बात, कवच जो होता है वो एकल एकक होता है। ये घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। जो इसका कवच होता है ये घोंगे के साथ खिंचता जाता है। जैसे घोंगा चलेगा तो ये घोंगे के साथ खिंचता हुआ चला जाता है। ठीक है, घोंगे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। आपको करना क्या है, जो घोंगा है ना उसको कांच की पट्टी पर रखना है और इसका प्रेक्षण करना है। जब ये चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथ से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसके चलने के ढंग का परीक्षण कीजिए। आपको कांच की एक स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर ये घोंगा बैठ जाए, मतलब इसे पट्टी पर रखकर, कांच की पट्टी पर रखकर इसको अपने सिर के ऊपर, मतलब ऊपर तक उठाना है ताकि आप उसे नीचे से देख सको, इसीलिए। ठीक है, और उठाकर आपको नीचे से इसका निरीक्षण करना है कि इसके चलने के ढंग का परीक्षण, मतलब ये कैसे चलता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ देखिए। अब एक सेकंड। अब देखिए, कवच का छेद खुलने पर आपने उसे एक मोटी मोसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। ठीक है, उसके अलावा मोटी संरचना इसका पाद पैर है, वे जो दृढ़ संरचना में बना होता है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक थोड़ा सा झुकाइए। पैर की लहरेदार गति दिखाई देती है। क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र अथवा धीमी है? जो केंचुआ होता है ना, क्या घोंगे की गति केंचुए की गति से तीव्र या धीमी होती है? तो भाई धीमी होती है, केंचुआ तेज गति से चलता है। अब हम पढ़ेंगे तिलचट्टा। तिलचट्टा समझते हो क्या होता है? तो देखिए, हम पढ़ेंगे तिलचट्टा। तिलचट्टा होता है कॉकरोच। ठीक है, किसी कॉकरोच तिलचट्टे का प्रेक्षण कीजिए। आपने खासकर अभी सर्दियों में कहीं पर भी मिल जाएगा आपको कॉकरोच,
जो आपके रसोई घर का राजा होता है। रसोई घर में कहीं पर भी देख लेना जहाँ पर कोई कोने में चिपका रहता है ये कॉकरोच, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो आपने क्या देखा, तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और ये उड़ता भी है, ठीक है भाई, वायु में उड़ता है और इसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी इट मीन्स 6 पैर होते हैं, ठीक है, जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर जो होता है कठोर होता है, बाएं कंकाल द्वारा ढका होता है। भाई जो कॉकरोच होता है ना, उसके ऊपर कभी आपने मरे हुए कॉकरोच के सरफेस पे मतलब टच किया हो तो आप देखना उस पर बहुत ही हार्ड कवर होता है, ठीक है। तो यहाँ बाएं कंकाल द्वारा ढका होता है जो कठोर होता है। ये बाएं कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है। जो बाएं कंकाल होता है ना, वो विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। आगे देखिए, ये कॉकरोच है भैया, देख लो इसे ध्यान से, घर में कभी भी मिल जाए तो देख लेना इसको हाथ लगा के कैसी है इसकी सरफेस। उल्टा कर देना, देख लेना कितने जोड़े पैर हैं। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। जो इसका वक्ष होता है ना, उससे 2 जोड़ी पैर भी जुड़े होते हैं। 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सकरे एवं पिछले जो पैर होते हैं ना, वो बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती है। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करती हैं। तो ये हो गया हमारा तिलचट्टा खत्म, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में। तो बर्ड्स क्या होते हैं, पक्षी क्या होते हैं, पक्षियों के बारे में देखेंगे। तो पक्षी हवा में उड़ते हैं, बिल्कुल हवा में उड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, तोता है, मोर, एग्जाम्पल में पक्षी हैं सारे, चिड़िया हैं, तोता है, मैना है, कबूतर है, पक्षी हैं, सब हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जो होते हैं, जो बतख है, हंस है, जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। जो पक्षी है ना, वो इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी हड्डियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पश्चपाद की अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पंख बन जाती है। जो पक्षियों में पीछे के जो पैर होते हैं वो चलने और बैठने के लिए होते हैं, जो आगे के होते हैं वो रूपांतरित होकर पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है। यह आपको नहीं दिखा होगा, मैंने पढ़ा, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पीछे के पैरों की जो अस्थियां हैं चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की हड्डियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती है। पक्षी का कंकाल आप देख सकते हैं। उसके बाद पक्षियों के बारे में आपने पढ़ा कि भाई ये किस प्रकार से उड़ते हैं या गति करते हैं। अब हम देखेंगे फिश के बारे में, मछलियों के बारे में। तो आइए देखते हैं। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर, जो कागज की एक नाव बनाइए उसे इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या ये जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? ठीक है। अब नाव के दोनों सिरों को, एक सेकंड यार, अब नाव के दोनों सिरों को पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वे चौड़ी ओर से जल में जाए, मतलब वे चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चलती है? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का
सिर व मुंह के मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति को धारा रेखी आकृति कहा जाता है, स्ट्रीमलाइन शेप कहा जाता है। मछली, इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। इसकी विशेष आकृति होती है, इसके कारण जो जल है इधर उधर बहकर निकल जाता है। मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग जो शरीर का अग्रभाग है एक और मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में मछली का चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ती है, तो उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इसे कार्य करने में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में दिशा निर्धारण करने में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैर में इन पंखों की तरह विशेष आरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायक होते हैं? मतलब जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं, समुद्री गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष आरित्र जो फ्लीपर्स होते हैं उनको पहनते हैं जो जल में तैरने में सहायता करते हैं। अब हम देखेंगे हमने किस किस की चाल पड़ी, तो हमने बहुत सारे देख लिए। हमने केंचुआ देखा, घोंघा, तिलचट्टा, मछली, पक्षी। अब हम देखेंगे कि सर्प किस प्रकार से चलता है। भाई सांप कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या ये सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है जो परस्पर जुड़ी होती है चाहे वे दूरी ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। सर्प का शरीर अनेक वलय से में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय का बनता है। प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। हमें विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थि एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली और बूजू के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इस प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग एक सेकंड भाई। अब आइए, ये विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक होते हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानता एवं भिन्नता होती है? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य में 2 पैर, गाय एवं भैंस में 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं। हमारे पैरों में मुड़ने का ढंग हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलाप द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। हमें कुछ और प्रश्न के उत्तर खोजने हैं। बेहतर जीवन के लिए योग आवश्यक है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है जिससे आप सीधे बैठते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी है जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती है और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। ये जोड़ों के दर्द को कम करती है जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती है। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है जिससे वे अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए।
तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। भाई योग जो योगा होता है वो ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हें करना चाहिए, हमें प्रतिदिन योगा करना चाहिए डेली बेसिस पे। इससे हमारी बॉडी हम स्वस्थ रहते हैं, फिट रहते हैं और चाहिए भी क्या। तो आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कल इसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 6 की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषता, जो सजीव होते हैं उनकी विशेषता और आवास के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसे रीड कीजिए, पक्का पक्का आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। जहाँ डाउट हो वहाँ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।